जी बच्चों, अब हम पार्ट बी करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज। अगर हमारी इंटेंशन होल्ड करने की है इन्वेस्टमेंट को और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो हम इसे बेच भी देंगे। अब इसकी एक स्पेशल वर्किंग है फेयर वैल्यू तक पहुंचने के लिए, वेरी स्पेशल वर्किंग। आई कैप स्टडी टेक्स्ट में एक नोट दिया हुआ है, एक एग्जांपल के अंदर कहता है द अमाउंट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस are the same as the amounts that would have been recognized in profit and loss if financial asset had been measured at amortized cost. IFRS 9 का पैरा 5.7.11 बाद में देखते हैं, इन डिटेल में दिखाऊंगा आपको पैरास के, जहाँ पर हमारी रिकॉग्निशन है प्रॉफिट एंड लॉस की, किस तरीके से रिकॉग्नाइज करनी है। वहाँ पर मैं ये दोबारा से यहीं पर आपको लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, और ये पैरा भी दिखाऊंगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो या अमोर्टाइज कॉस्ट हो, होल्ड टिल मैच्योरिटी हो, दोनों में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनना है, दोनों में अमोर्टाइजेशन की वर्किंग होनी है। हमने ये चीज़ वर्किंग में अपनी समरी में भी देखी थी कि अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन मुझे बनानी पड़ेगी दोनों में। अगर हम सिमिलैरिटीज चेक कर लें तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। परचेज प्राइस फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट पर लिखनी है, ईयर एंड के ऊपर थोड़ा सा आएगा। अमोर्टाइज कैलकुलेशन विल बी मेड फर्स्ट, पहले ये काम होगा, पहला काम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे हम। दूसरा काम प्लस और क्या करेंगे, द इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू विद गेन और लॉस शोन इन OCI। अब इसको कैसे डील करना है ये हमने सीखना है। अच्छा जी, तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी फेयर वैल्यू करते समय 18 पे 40,000 की है। हमने कहा अच्छा 40,000 40,000 आओ, अमोर्टाइज कॉस्ट के मुताबिक हमारा 37,710 था, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोजिंग शो करना चाहिए कितने पे, 40,000 पे। इसका मतलब मेरा CD ये आना चाहिए है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। तो मैं बस इन दोनों का डिफरेंस लूँगा और मैं एक बात कहने लगा हूँ, वो आपने पल्ले बांध लेनी है। वो क्या? वो कि एक CD से दूसरा CD मालूम होता है, ये भी एक CD है, ये भी एक CD है, इन दोनों के डिफरेंस से भी एक CD जनरेट करेगा। वो किस चीज़ का CD होगा? वो CD होगा आपका OCI का CD, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI, जो हम बनाया करते हैं। अब इसका CD आएगा इन दोनों के डिफरेंस से, मीन्स 40,000 माइनस 37,710। मुझे इस डेबिट को इस डेबिट बैलेंस पर लेकर जाना है, मीन्स मुझे इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं किस पर पहुंच जाऊंगा? इस पर पहुंच जाऊंगा, इस फेयर वैल्यू पर पहुंच जाऊंगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी CD है, एक CD से दूसरा CD मालूम होता है। आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 40,000 माइनस 37,710, 2290 का ये आया डिफरेंस, ये CD आ गया। तो अब इससे मेरी एक एंट्री जनरेट करेगी और वो होगी क्या भला, फेयर वैल्यू रिजर्व में लेकर जाना है, और एंट्री बन जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड फेयर वैल्यू रिजर्व OCI क्रेडिट 2290 से।
ये मेरी जनरल एंट्री एज अ बैलेंसिंग अमाउंट बनेगी और मेरा इन्वेस्टमेंट का लेजर अल्टीमेटली 40,000 पर पहुंच जाएगा। ये एक छोटी सी वर्किंग आपको करनी है, मींस ये वर्किंग 1 है, तो वर्किंग 1 तो ऑलरेडी बनी हुई है। वर्किंग नंबर 2 आपको फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए बनानी पड़ेगी। फेयर वैल्यू रिजर्व और एंट्री हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व, OCI क्रेडिट। किस में? जब हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI में काम कर रहे होंगे, बाकी एंट्री सेम आ रही है क्योंकि मोटाइज कॉस्ट वाली एंट्रीज तो आपने पहुंचनी है। पहली एंट्री 1 जनवरी 18 की, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, हमने इन्वेस्टमेंट की है 35,000 रुपये की। मुझे इफेक्टिव रेट के ऊपर इंटरेस्ट भी लिखना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स पास हो रही हैं कि कैश फ्लो हमारा इरादा है, और ये 7510 के साथ वही वैल्यू, कोई चेंज नहीं है। कैश मिलेगा भी सेम पे, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 4800। ये सारी एंट्रीज करने के बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहुंच चुका है किस पर? 37,710 पर। इसको लेकर किस पर जाना है? 40,000 पे। मजीद डेबिट करना पड़ेगा कितना? 2290। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व OCI क्रेडिट 2290 की एंट्री, और यहाँ पर हमारा CD फेयर वैल्यू रिजर्व का आ जाएगा 2290, जो हमने वर्किंग के अंदर देख लिया है। नेक्स्ट, अगली सिचुएशन, अगला साल अब आप करेंगे। 1 साल का CD अगले साल का क्या बन जाएगा? BD 1 जनवरी 20 ब्रॉट डाउन 2290। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बैलेंस तो इसका 40,000 हो गया है, तो यहाँ पर फिर बैलेंस क्या आना चाहिए? 40,000 नहीं बेटा, नहीं करना ऐसे। अभी हमने पढ़ा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में एमोटाइजेशन के हिसाब से जानी है वैल्यू, एमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से जानी है वैल्यू, वही चीज हमारी फेयर वैल्यू थ्रू OCI में भी जानी है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये वाली वैल्यू हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की है, इन्वेस्टमेंट इनकम वाली, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। तो हम चेंज इसको नहीं करेंगे, हम अलहदा से वर्किंग बनाएंगे जिसके ज़रिए ऑटोमेटिकली ये एंट्री पास हो जाएगी। लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने को तो डायरेक्टली फेयर वैल्यू के ऊपर लिख देंगे। अगली चीज़, अगली साल की एंट्रीज पास कर लेते हैं, कोई चेंज नहीं है। हमारी इंटरेस्ट इनकम वही आनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 19 पर, और ये थी 31 दिसंबर 18 पर फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर करना। ट्रांसफर टू फेयर वैल्यू। एंट्रीज हमारी अगले साल वही होंगी 31 दिसंबर 19 पर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 8092, कोई चेंज नहीं है। कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 4800 से ये भी एंट्री हो गई। हम 31 दिसंबर 19 पर पहुंच चुके हैं। 31 दिसंबर 19 पर जनरली तो मेरा लेजर अब ओपनिंग 40,000 के साथ आ गया होगा,
और उसमें ये वाली ट्रांजैक्शंस होंगी और ये मेरा सीडी फिर ये नहीं बनेगा। लेकिन टेंशन वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं लेनी। इसी वैल्यू को कंपेयर करना है इस साल की फेयर वैल्यू से 36,000 36,000 रुपया। वंस अगेन ये एक सीडी है, एक सीडी का और दूसरे सीडी का आपस में क्या है, डिफरेंस है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई, हमारी वैल्यू क्या हो चुकी हुई है, बहुत ज्यादा गिर चुकी हुई है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मुझे वैल्यू बढ़ानी थी तो मैंने सीडी क्रेडिट लिखा था कि फेयर वैल्यू रिजर्व का सीडी क्या बनेगा, क्रेडिट बनेगा। अब मेरी वैल्यू क्या होनी है, इससे कम हो रही है, इससे कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो मेरा सीडी उसकी नेचर के उलट चला जाएगा और सीडी मेरा यहां पर फिर जाके हिट करेगा। 41,002 से 36,000 का फर्क, 41,002 से मुझे पहुंचना है 36,000, 5,002 मेरा सीडी ये बन जाएगा। और मेरी एंट्री फिर अब इस लेजर से ये बनेगी कि फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट को डाउन करना है ना, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब देखते हैं कि क्या हमारी ये वाली वैल्यू ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। 2290 जमा 5,002 7292 एंट्री पहले मैं पास कर लूं, फिर मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करवाता हूं। अब मुझे इन्वेस्टमेंट को करना है क्रेडिट और फेयर वैल्यू रिजर्व जो ओसीआई से होता हुआ जाएगा 31 दिसंबर 19 पर, इसको करना है डेबिट। कितने के साथ, 7292 के साथ। नाउ क्रॉस वेरीफाई। मेरा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्या होता, 37,710 की बजाय 40,000 ओपनिंग आ जाता। मेरा इनकम यही लिखा जाना है 80-92 की, ये वाली वैल्यू। मुझे कैश यही देना है, क्रेडिट 4800। और मेरा सीडी फेयर वैल्यू होना चाहिए, मेरा सीडी फेयर वैल्यू कितनी, 36,000 होना चाहिए। तो अब हम यहां से क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू सही निकली हुई है या गलत निकली हुई है। 40,000 जमा 80-92 माइनस 4800 माइनस 36,000 7292। और मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा 7292 के साथ और फेयर वैल्यू रिजर्व को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। जब ये वाली एंट्री में पास करूंगा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, तो मेरा ऑटोमेटिकली सीडी फिर डेबिट बन जाएगा 5,002 का। मुख्तलिफ तरीकाकार है ना काम करने के। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट और मजीद बनाएं, उसके अंदर इनकम वही लिखें, उसके अंदर इंटरेस्ट वही लेकर आए, क्लोजिंग 36 को लेकर आए और 7292 ले आए। मैंने तो आपको एक छोटा सा फास्ट वे आउट बस बताया था
और कोई बात नहीं है। ये भी इक्वली मैथ करने के 100 तरीके। तो वो मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, किसके ज़रिए बना रहा हूँ, फेयर वैल्यू रिजर्व के अकाउंट के ज़रिए चीज़ को डील कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ मैं डील अब इन्वेस्टमेंट के अकाउंट के ज़रिए की है। अब इससे अगले की हम यहाँ पर देखते हैं, इससे अगले साल क्या होगा, बीडी फिर 36,000 आना चाहिए। इससे अगले साल इनकम मेरी 8798 है, 8798 है। बैंक में मुझे मिल रहे हैं 4800, बैंक में मुझे मिल रहे हैं 45,000। सीडी मेरा नील हो गया क्योंकि चीज़ ही ख़त्म हो गई है। तो मैं जो डिफरेंस आएगा वो फेयर वैल्यू रिजर्व में लेकर जाऊंगा, और वो डिफरेंस डेफिनेटली ओपनिंग का डिफरेंस होगा, ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस। और एंट्री मैंने अभी देखी नहीं है, बीडी इधर बनेगा इसका 5002, सीडी इसका, क्योंकि इसकी नेचर फेयर वैल्यू रिजर्व की नेचर जनरली क्रेडिट है, तो मेरी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। इतने के साथ आनी चाहिए है एंट्री, क्योंकि अब मेच्योरिटी आ गई है, बात खत्म हो गई है, हमारा क्लोजिंग नील हो गया है। यहाँ पर सीडी नील है, फेयर वैल्यू भी नील है। सर आपने यहाँ पर तो लिखा हुआ है 43,000 है, तो 31 नंबर 20 पर हमारी इन्वेस्टमेंट की है सही, लेकिन हमने तो वैसे ही क्या कर ली है, मेच्योर करवा ली हुई है। हमें फ़ायदा नज़र आया है, हमने मेच्योरिटी तक लेकर जाना था, मेच्योर करवा ली, बस बात ख़त्म हो गई। चाहे उसकी फेयर वैल्यू कम है या ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम देखते हैं, मैंने एंट्री इसके ज़रिए बनाई है, क्या हमारे इस लेजर के ज़रिए भी सेम एंट्री बनती है या नहीं बनती है, ये देखना है हमने, क्रॉस वेरीफाई। अच्छा जी, 36,000 ओपनिंग प्लस 8798 इनकम, माइनस 4800 माइनस 45,000, 5002 नेगेटिव में आंसर। मींस इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। हमारी क्रेडिट साइड बिगर है, डेबिट करेंगे 5002 और लिखेंगे फेयर वैल्यू रिजर्व। ये इस तरीके से अकाउंट जेन्युइनली बनेगा आपका। इन्वेस्टमेंट का मैंने 2 सालों का बनाया, पहले साल का नहीं बनाया। और अगर मैं इसको फेयर वैल्यू रिजर्व के लेजर के ज़रिए लेकर चलूँ तो भी एंट्रीज इसी तरीके से आएंगी। तो तीसरे साल एंट्रीज हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 8798। हमें प्रॉफिट एंड लॉस में वही वैल्यू लेकर जानी है जो कि हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट के ज़रिए जानी है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी सेम वर्किंग ही होगी। और आखिरी एंट्री हमारी होनी है जो कि आई है इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, और वो कैलकुलेशन होके आई है इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट 5002। So this is how you have to move फेयर वैल्यू रिजर्व थ्रू OCI। पहला काम होगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा, उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर बनना है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं, लेजर बनाएं, जैसे भी बनाएं, एंट्री सही करनी है। एंट्री सही ज़्यादा इजीली लेजर से हो सकती हैं, तो लेजर ही अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर आप लेकर चलें, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। और एक सीडी से दूसरा सीडी वर्कआउट होता है, सोच समझ के बस चलना है। ये वैल्यू हमारी कम हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी। कम होने की सूरत में बैलेंस क्या हो जाता है, दूसरी साइड पर शिफ्ट कर जाता है।